नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम आपके लिए क्लास 12 अर्थशास्त्र के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपके 30 नंबर के हैं। तो इसमें जो है हम आपको 3 इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न मापन की विधियों को लिखिए। तो हमारा उत्तर है कि वस्तु यानी कि किसी वस्तु की कीमत में बदलाव के कारण उस वस्तु की मांग में होने वाले बदलाव को मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच से यह पता चलता है कि ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा की कीमत में बदलाव के प्रति कितने संवेदनशील हैं। तो मांग की लोच किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु की कीमत में बदलाव के कारण उस वस्तु की मांग में होने वाले बदलाव को मांग की लोच कहते हैं। और मांग की लोच को समझने से किसी व्यवसाय की मूल्य निर्धारण रणनीति को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसको मापने की कई विधियां हैं, जिनमें सबसे पहली है अनुपातिक या प्रतिशत विधि। तो इस विधि को जो है अनुपातिक या प्रतिशत विधि के नाम से जाना जाता है। तो इस रीति का या इस विधि का, रीति या विधि एक ही होता है। तो प्रतिपादन फलक्स द्वारा किया गया है। फलक्स एक प्रोफेसर का नाम है, एक अर्थशास्त्री का नाम है। इस विधि के अनुसार मांग की लोच निकालने के लिए मांग में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत के अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन द्वारा भाग दिया जाता है। अब दूसरी विधि आती है कुल व्यय विधि। तो इसमें क्या होता है कि इस विधि या रीति के अनुसार जो प्रतिपादन जो अर्थशास्त्री मार्शल के द्वारा किया गया था, यानी कि कुल व्यय विधि का जो प्रतिपादन था वो किया गया था मार्शल के द्वारा। यह मांग की लोच को मापने की सबसे सरल विधि है। इस विधि में कीमत में परिवर्तन के कारण कुल खर्च में होने वाले परिवर्तन के आधार पर मांग की लोच मापी जाती है। तो कुल व्यय विधि का जो प्रतिपादन था वो तो किया क्या था मार्शल ने। और यह मांग की लोच को मापने की सबसे सरल विधि है। इस विधि में कीमत के परिवर्तन के कारण कुल खर्च में होने वाले परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच मापी जाती है। और इसकी तीसरी विधि है ज्यामिति या बिंदु विधि। तो इसको जो है ज्यामिति या बिंदु विधि कहते हैं। तो इस विधि का प्रयोग मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की कीमत लोच का पता लगाने के लिए किया जाता है। मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर कीमत लोच बराबर नहीं होती है, वह अलग अलग होती है। जिस बिंदु पर भी मांग की लोच ज्ञात करनी होती है। तो बिंदु विधि में क्या होता है कि इस विधि के प्रयोग से जो है मांग के किसी भी बिंदु पर मांग की कीमत लोच का पता लगाने के लिए जो है किया जाता है। और मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर जो है कीमत लोच बराबर नहीं होती है, वह अलग अलग होती है। जिस बिंदु पर भी जो मांग की कीमत लोच जो होती है वो ज्ञात करनी होती है। अब इसको हमें एक उदाहरण से समझते हैं कि उस बिंदु से ऊपर के हिस्से तथा नीचे के हिस्से की सहायता से निम्न सूत्र द्वारा मांग की लोच ज्ञात की जाती है, जिसमें ईडी बराबर होता है पीबीपीए, या यहाँ पर जो है पीबी बराबर होता है बिंदु से नीचे का हिस्सा, पीए बराबर होता है बिंदु से ऊपर का हिस्सा। यदि दोनों हिस्से बराबर होते हैं तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। यदि नीचे का हिस्सा ऊपर के हिस्से से ज्यादा होता है तो मांग की लोच इकाई से ज्यादा होती है, तथा नीचे का हिस्सा ऊपर के हिस्से से कम होने पर मांग की लोच इकाई से कम होती है। इन तीनों स्थितियों को निम्न रेखा चित्र में दिखाया गया है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अंदमान वक्र से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अंदमान वक्र तटस्थता वक्र जो है एक ही होता है। तो एक अंदमान वक्र दो वस्तुओं के संयोजन को दर्शाने वाला एक आलेख है, जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि उपयोगिता प्रदान करता है। यह दो वस्तुओं के संयोजन को दर्शाता है जिसमें उपभोक्ता की समान संतुष्टि मिलती है। यानी कि अंदमान वक्र जो है दो वस्तुओं के संयोजन यानी कि योग को दर्शाने वाला एक आलेख है, जो कि वस्तुओं के समान संतुष्टि और उपयोगिता प्रदान करता है। यह दो वस्तुओं के संयोजन को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है और जिससे उपभोक्ता अंदिमानित हो जाता है। अंदिमान
वक्र पर स्थित हर बिंदु बताता है कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं के बीच उदासीन। अंदिमान वक्र की ढाल ऋणात्मक या बाएं से दाएं अधोगामी होती है। अंदिमान वक्र किसी भी एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि किसी भी एक दूसरे को काट देते हैं, और अंदिमान वक्र विश्लेषण क्रमवाचक उपयोगिता पर आधारित है। तो अंदिमान वक्र को जो है उदासीन वक्र के नाम से भी जाना जाता है, तटस्थता वक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और अंदिमान वक्र को ग्राफिकल उपकरण माना जाता है। यह किसी व्यक्ति की प्राथमिकताओं और समझौतों को समझने में मदद करता है। अंदिमान वक्र को तटस्थता वक्र और उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। अंदिमान वक्र विश्लेषण एक साधारण द्वि आयामी ग्राफ पर किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अंदिमान वक्र को तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र भी कहा जाता है, और यह जो है एक ग्राफिकल उपकरण माना जाता है। और अब आते हैं अंदिमान वक्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जो कि अंदिमान वक्र दो वस्तुओं के संयोजन को दर्शाता है, जिनसे उपभोक्ता को समांतर संतुष्टि मिलती है। दूसरा आता है अंदिमान वक्र किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता दोनों वस्तुओं के प्रति उदासीन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अंदिमान वक्र की ढलान ऋणात्मक या बाएं से दाएं ओर अधोगमी यानी कि ओर होती है। दूसरा आता है अंदिमान वक्र आमतौर पर केंद्र के उत्तल दिखाए जाते हैं, यानी कि अंदिमान वक्र जो है केंद्र के उत्तल दिखाए जाते हैं। और अंदिमान वक्र की जो ढलान होती है वो जो है ऋणात्मक या दाएं से बाईं ओर होती है। तो अधोगामी का मतलब है दाएं से बाईं ओर, यानी बाईं ओर। कोई भी दो अंदिमान वक्र कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, यानी कोई भी जो दो अंदिमान वक्र होते हैं वो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। और अंदिमान वक्र वक्र जो है उद्गम की ओर उत्तरो यानी कि उन्नतोदर होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अंदिमान वक्र विश्लेषण क्रमवाचक उपयोगिता पर आधारित है। अंदिमान वक्र की प्रवणता प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर होती है। अंदिमान वक्र विश्लेषण मानता है कि अन्य सभी चर स्थिर और स्थिर हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद आय तथा व्यय विधि की व्याख्या कीजिए। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं। उत्पादन या आउटपुट, यानी कि उत्पादन को जो है आउटपुट और दृष्टिकोण भी कहा जाता है। और आय दृष्टिकोण, व्यय दृष्टिकोण राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन या आउटपुट दृष्टिकोण में अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जो है जोड़ा जाता है, यानी कुल मूल्य को जोड़ा जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना के उत्पाद आय तथा व्यय विधि की व्याख्या क्या है। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो है कई विधियां अपनाई जाती हैं, जिनमें उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो है उत्पादन या आउटपुट, यानी आउटपुट का मतलब होता है उत्पादन विधि में जो है अर्थव्यवस्था के लिए जो है अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जोड़ा जाता है। और वहीं आय दृष्टिकोण में देश में व्यक्तियों और कारोबारियों द्वारा अर्जित सभी आय को जोड़ा जाता है। वहीं व्यय दृष्टिकोण में अर्थव्यवस्था में किए गए सभी खर्चों को जोड़ा जाता है। तो आय दृष्टिकोण में देश में व्यक्तियों और कारोबारियों द्वारा अर्जित सभी आय को जोड़ा जाता है, और व्यय विधि में जो है अर्थव्यवस्था में किए गए सभी खर्चों को जोड़ा जाता है। और अब आता है आय दृष्टिकोण या आय विधि। तो इस विधि में देश में किसी अवधि के दौरान व्यक्तियों और कारोबारियों द्वारा अर्जित सभी आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। इसमें मजदूरी, लाभ, किराया और कर घाटा सब्सिडी शामिल होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यय विधि या व्यय दृष्टिकोण। तो इस विधि में अर्थव्यवस्था में किए गए सभी खर्चों को जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। इसमें परिवारों द्वारा उपभोग, कारोबारियों द्वारा निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात शामिल होता है। तो व्यय विधि में जो है अर्थव्यवस्था में किए गए सभी खर्चों का जोड़कर जो है राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, और परिवारों द्वारा उपभोग, कारोबारियों द्वारा निवेश और सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात शामिल होते हैं। अब आता है उत्पादन या आउटपुट दृष्टिकोण या विधि, यानी कि उत्पादन विधि या आउटपुट विधि।
तो इस विधि में अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। इसमें उत्पादन के हर चरण में जोड़े गए मूल्य को जोड़ा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मूल्य वर्धित विधि। तो यह राष्ट्रीय आय की गणना की आधुनिक प्रणाली है। इसका इस्तेमाल वित्तीय प्रभाव में उत्पादन के अलग-अलग चरणों में राष्ट्रीय आय निकालने के लिए किया जाता है। तो अब जो है ये हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आपको ये जो है अच्छे से समझ में आया होगा और आप जो है इसको नोट ज़रूर करिएगा ताकि आपको जो है इसका दोबारा आप रिवीजन कर सकें। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।